हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले दिनों लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख के चुनावों के दौरान कुछ विपक्षी दलों की महिला प्रत्याशियों के साथ भाजपा समर्थित गुंडों और विधायकों ने जिस तरह की हैवानियत दिखाई वह किसी के लिए भी शर्म की बात है। इन घटनाओं से यह साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और जंगल राज कायम हो चुका है। यह घटना कानून के कथित रखवाले सैकड़ों पुलिस जवानों और उनके अफसरों की मौजूदगी में हुई। जिस महिला की चीरहरण हुआ वह एक राजनीतिक दल द्वारा समर्थित उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरने के लिए आई हुई थी। सवाल तो यह है कि इस घटना को अंजाम अचानक किसी गली मोहल्ले के गुंडों ने नहीं दिया, बल्कि जिन्होंने और जिस तरह से दिया और पुलिस देखती रही उससे साफ है कि यह सुनियोजित तरीके से और ऊपर के इशारे पर किया गया। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक तो यह कि जब इस शर्मनाक घटना के बाद जब सारा देश इसकी तीव्र भर्त्सना कर रहा था तभी सत्ता के महामहिम उत्तर प्रदेश में इस चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से कराने के लिए धन्यवाद दे रहे थे। उत्तर प्रदेश क्या देश का असली राम राज्य यही है? पैराग्राफ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि क्या आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आईपीसी की धारा 124A की आवश्यकता है? इस सवाल का जवाब सरकार को जरूर देना चाहिए। अंग्रेजों की बनाई आईपीसी और सीआरपीसी से ही हमारी न्याय प्रणाली आज भी संचालित हो रही है। आज दुनिया बदल चुकी है। अपराध और राजनीति के संदर्भ और स्वरूप बदल चुके हैं। ऐसे में इन दंड विधानों में मौजूद तमाम कानून आज के संदर्भ में अप्रासंगिक हो चुके हैं। इसलिए इस बात पर विचार करना जरूरी हो गया है कि कोई धारा या कानून वर्तमान में कितना प्रासंगिक रह गया है। आज ऐसे कानूनों को हटाने की जरूरत है जो गैर जरूरी है या जिनका राष्ट्रहित या सुरक्षा की आड़ में जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। अब यह किसी से छिपा नहीं रह गया है कि धारा 124A का दुरुपयोग सरकार अपने विरोधियों को सबक सिखाने में कर रही है। जब किसी कानून या धारा का दुरुपयोग शुरू हो जाता है तो उसे रोकना जरूरी हो जाता है। सरकारें ऐसी पहल करने से इसलिए बचती हैं कि क्योंकि अधिकांश कानूनों का दुरुपयोग वे खुद ही करती हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए बना एट्रोसिटी एक्ट का आज भी शासन प्रशासन द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर इसमें कुछ बदलाव किए थे। इसके विरोध में संपूर्ण अजजा वर्ग और साथ में मुस्लिम व वामपंथी विचारधारा के लोग सड़कों पर आ गए थे। इसलिए वह संशोधन लागू नहीं हो सका था। यही स्थिति राजद्रोह कानून की भी होगी। इसमें भी यदि कोई बदलाव नहीं किया गया
या इसे समाप्त नहीं किया गया तो इसका भी विरोध होना स्वाभाविक है। पैराग्राफ। सुप्रीम कोर्ट और सरकार को सभी राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, बुद्धिजीवियों और विचारकों से इस कानून के दुरुपयोग को रोकने हेतु सुझाव आमंत्रित कर ही कोई निर्णय लेना न्यायोचित होगा। पैराग्राफ। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला कर उचित ही किया है। सरकार ने पिछली गलती से सबक लेते हुए यह कदम उठाया है। अगर हरिद्वार में कुंभ का आयोजन भी इसी तरह टाल दिया जाता तो राज्य कोरोना की मार से बच जाता। जब संक्रमण तेजी से फैलने लगा तो बीच में कुंभ को खत्म कराया गया। इस समय तीसरी लहर का खतरा सामने है। डेल्टा प्लस विषाणु ने भी देश में दस्तक दे दी है। ऐसे में कांवड़ यात्रा कराना लोगों को मौत के मुंह में डालने जैसा होता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कांवड़ यात्राओं को जोखिमपूर्ण बताया है, क्योंकि कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ संक्रमण फैलाएगी। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों को इतनी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। विवेकशील सरकार वह होती है जो समय के अनुरूप और जनता के हित में फैसले ले। जो राज्य अभी भी कांवड़ यात्रा रद्द करने से हिचकिचा कर रहे हैं वे असल में अपने चुनावी हित देख रहे हैं। उन्हें जनता की जान की परवाह नहीं है। अभी तो यह सोचा ही नहीं जाना चाहिए कि भीड़ वाले आम जनों को इजाजत दी जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री रोजाना भीड़ से बचने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा शासित राज्य ही अपने चुनावी हितों को देखते हुए लोगों की जान जोखिम में डालने में तुले हैं। पैराग्राफ। सरकार तो हर जगह निगरानी कर नहीं सकती। गांव, शहर, महानगर, जिला आदि की सारी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है और संबंधित प्रशासनिक महकमों की अवैध शराब बनने और बिकने से रोकने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी होती है। फिर भी लोग जहरीली शराब के शिकार होते रहते हैं। कभी मध्य प्रदेश तो कभी उत्तर प्रदेश तो कभी बिहार या दूसरे राज्यों में ऐसी घटनाएं अक्सर ही सामने आती रहती हैं। हाल में बिहार के एक गांव में जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन चुप रहा, लेकिन विधायक के पहुंचने पर गांव वालों के मुंह भी खुले और प्रशासन हरकत में आया। सवाल है कि क्या हर वक्त घटना के घटने पर विधायक या सांसद को ही पहुंचना पड़ेगा और तभी स्थानीय प्रशासन हरकत में आएगा? आखिर समय पर हमारा पुलिस विभाग और स्थानीय प्रशासन क्यों नहीं जागता? आखिर वे क्यों नहीं अपनी जवाबदारी बराबर निभाते हैं? सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आखिर कहां और किसकी चूक से लोग मरते हैं? जिस महकमे के कारण ऐसी गंभीर और लापरवाही भरी घटनाएं होती हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जानी जरूरी है। पैराग्राफ। यदि हिमनदों को नियमित जांच के दायरे में रखा जाता है तो इससे उन झीलों को पहचाना आसान हो जाएगा जिनके जल्द ही खतरनाक रूप ले लेने की संभावना है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब भूतकनीक और
संरचनात्मक उपायों को लागू कर हिमनद झीलों से होने वाले खतरों को कम करने में कामयाबी मिली है। ऐसी झीलों से धीरे धीरे पानी की निकासी के लिए चैनल बनाए जाते हैं। इससे झीलों पर दबाव कम होने लगता है और उनके फटने का खतरा कम हो जाता है। इतना ही नहीं, इस तरह के उपाय अचानक बाढ़ में बहने वाले पानी की मात्रा को भी कम कर देते हैं। इसके अलावा हिमनद झीलों पर खतरे की सूचना देने वाली प्रणाली भी लगाई जा सकती है, जो पानी के अचानक और ज़्यादा बहाव की स्थिति में मानव बस्तियों को तुरंत सचेत कर दें। किसी भी महत्वपूर्ण परियोजना को शुरू करने से पहले हर पर्यावरणीय आकलन में हिमनदों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। विराम समाप्त।